हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, जिला शिमला। कक्षा 11 में आज हम जिस विषय को समझने का प्रयास करेंगे वह है न्यायालय के निर्णयों का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। हाउ इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट्स इन्फ्लुएंस द फंडामेंटल राइट्स। तो विषय को सुनते ही आप बच्चों के मन में एक बात अवश्य आई होगी कि भला मौलिक अधिकारों पर कोई भी अपना प्रभाव क्यों और कैसे डाल सकता है। आखिर मौलिक अधिकार तो संविधान द्वारा गारंटी के रूप में दिए गए हैं। लेकिन बच्चों, आपके लिए ये जानना रुचिकर होगा कि कैसे मौलिक अधिकारों के मामले अदालतों में गए और विभिन्न न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ कुछ केसेस को कहानी के रूप में आसान भाषा में आपके सामने रखा जा रहा है, जिसे आपको सभी चीज़ों को समझने में सरलता होगी। तो चलिए पहले कुछ मूलभूत तथ्यों को फिर से याद कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि इनके विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल किसी कानून की रचना नहीं कर सकता। यदि राज्य ऐसे किसी कानून, नियम, अधिनियम का निर्माण करेंगे तो वह कानून संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रद्द समझा जाएगा। The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. Article 13(2). और ये भी कहा गया, यदि किसी नागरिक को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. Article 32(1). दूसरी बात जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो है कि न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान में साफ लिखा गया है कि न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संसद या विधानमंडल के किसी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो किसी भी मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है। Whenever a complaint of violation of fundamental rights is made, the court has to determine whether or not the restrictions imposed contain the quality of reasonableness. तीसरी बात जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो ये सिद्धांत क्या हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए शासन का मार्गदर्शन इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और ये नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझने वाली है कि ये निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो एक और बात जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कि संविधान में यह भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत हैं और निर्देशक तत्व जो पूरे समाज के लिए हैं, इन दोनों को अलग अलग ना देखकर एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है और वो ये है कि मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं और नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ भागों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं।
अब समस्या तब उत्पन्न होती है जब कभी सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है और नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं, और यहीं से एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू होती है और न्यायालयों को अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा मौलिक अधिकारों को दोबारा से परिभाषित करना पड़ता है। तो अब हम कुछ निर्णयों को देखते हैं, कुछ केसेस को देखते हैं जो संविधान के लागू होते ही न्यायालय में आए, और इनको यदि आप कहानी के माध्यम से समझेंगे तो ये बड़ा ही रोचक विषय आपको लगेगा। तो जो सबसे पहला केस न्यायालय में आया मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो था मद्रास बनाम चंपाकम दोरायजन केस 1951। अब सन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 51 में ही पहला एक ऐसा केस आ गया जहां किसी को ये लगा कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो देखें ये कहानी क्या थी। तो ये कहानी ऐसी थी कि चंपाकम दोरायजन नाम की एक ब्राह्मण लड़की थी जिसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था। तो हुआ ये कि मद्रास सरकार ने एक आदेश द्वारा, कानून नहीं था, आदेश था, मेडिकल कॉलेज के कुल स्थानों को विभिन्न जातियों में विभक्त कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि ब्राह्मण लड़की जिसका नाम चंपाकम दोरायजन था उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सका, क्योंकि जितने स्थान ब्राह्मण जाति के लिए रखे गए थे वो स्थान पहले ही भरे जा चुके थे। तो उस लड़की ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट की। उसके मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई है, क्योंकि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी को जाति के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने कहा कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, इस लड़की को प्रवेश दिया जाए। और मद्रास सरकार जो थी वो उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर देती है। अब मद्रास सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना जो मत प्रस्तुत किया वो था कि भाई हमने अनुच्छेद 36 के अंतर्गत वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए ऐसा किया है। तो अनुच्छेद 36 में जो नीति निर्देशक तत्व दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विकसित करने के प्रति विशेष ध्यान देगा। तो सरकार का ये कहना था कि हमने तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ही ये निर्णय लिया है। अब कहानी कुछ इस तरह से हुई कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस अभियोग में जो निर्णय दिया वो कुछ इस तरह से था कि राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं जो स्पष्ट रूप से अनुसूचित 37 के अंतर्गत दिए गए हैं वो न्याय योग्य नहीं है। तो संविधान के भाग 3 में अंकित मौलिक अधिकारों से ऊपर ये नीति निर्देशक तत्व नहीं हो सकते हैं, और इन निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ ही या उनके अधीन चलना होगा। तो सरकार बहुत परेशान हुई। अब सरकार को तो आरक्षण देना ही था, तो उसने क्या किया, उसने संविधान में संशोधन किया। अब संशोधन जो किया वो आप समझ सकते हैं कि 1951 की बात है। तो 51 में संशोधन करने के लिए अभी संविधान सभा अपना काम कर रही थी, क्योंकि देश में अभी अंतरिम सरकार थी, इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, वो तो 1952 में हुए थे। तो चुनी हुई सरकार नहीं थी देश में, अंतरिम सरकार थी जिसने संविधान सभा के माध्यम से ये संशोधन किया। और संशोधन में सरकार ने क्या किया कि मौलिक अधिकारों में जो भाग 15 है उसमें एक 4 भाग एक और जोड़ दिया।
यानी कि 15(4) संशोधन कर दिया और कहा, उस 15(4) में एक चीज, एक उपबंध ऐड कर दिया। वो क्या था कि राज्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों के लोगों की भलाई के लिए विशेष व्यवस्था का प्रबंध कर सकता है। राज्य की ऐसी कार्यवाही से अनुच्छेद की अवहेलना नहीं होगी जिसके अधीन जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करना वर्जित किया गया है। यानी कि सरकार भेदभाव कर सकती है नीति निर्देशक तत्वों की पालना के लिए। अब इसी समय में देश में कुछ और परिवर्तन भी हो रहे थे। अब इन परिवर्तनों को समझना भी यहाँ पर समीचीन होगा कि संविधान लागू होने के साथ ही सरकारों को देश में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन करने की आवश्यकता महसूस हुई। ये बात आप राइट टू प्रॉपर्टी विषय में भी पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि देश में अधिकतर जमीन जमींदारों के नाम हो चुकी थी और बाकी लोग उन जमीनों पर काम करते थे, और वैसे भी अनुच्छेद 39(b)(c) के तहत नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण किया जाए और उत्पादन के साधन सभी लोगों को उपलब्ध होने चाहिए। तो सरकार को लगा कि इस नीति निर्देशक तत्व के तहत हमें 39(b)(c) के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 अर्थात संपत्ति का अधिकार आड़े आने लगा, क्योंकि यदि जमींदारों की जमीनें छीनने लगेंगे तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो बहुत से ऐसे एक्ट बना दिए गए, कानून बना दिए गए जिनसे भूमि सुधार हो पाए। अब सरकार को यहाँ यह भी मालूम था कि जब कभी ऐसे सुधार किए जाएंगे तो आर्टिकल 13 के तहत इन कानूनों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी होगा, और जब पुनर्निरीक्षण होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को रद्द कर देगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने संविधान में एक अनुसूची, जिसे 9वीं अनुसूची कहते हैं, वो जोड़ दी। अब 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची में सरकार ने सभी ऐसे मामले डाल दिए जिनके लिए उन्होंने कहा कि इनका न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो जब इन भूमि सुधारों के अंतर्गत सरकार ने काम करना शुरू किया, अर्थात जमींदारों से जमीनें लेकर दूसरे भूमिहीनों को भूमि बांटने का कार्य शुरू हुआ, तो संपत्ति के अधिकार के तहत पहला मामला जो आया वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951, और ये मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आया। अब इस मामले में क्या था भाई? शंकरी प्रसाद एक व्यक्ति थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी और सरकार ने भूमि कानूनों के तहत उनकी जमीन को एक्वायर कर लिया। अब शंकरी प्रसाद जी न्यायालय में गए कि मेरी भूमि है, इसे सरकार नहीं ले सकती, ये मेरे संपत्ति के अधिकार का हनन है। और उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आर्टिकल 368 के माध्यम से सरकार जो ये संवैधानिक संशोधन कर रही है, क्या उसे अनुच्छेद 13 के द्वारा सुरक्षा नहीं दी जा सकती? अनुच्छेद 13 मतलब मौलिक अधिकारों को हनन होने से बचाना। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी, और ये भी कहा गया कि क्या संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम नहीं है, तो क्या संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न शंकरी प्रसाद जी ने उठाए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया वो ये था कि आर्टिकल 13 का संबंध आर्टिकल 368 से नहीं है, और संसद संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को भी हटा सकती है। अर्थात संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार भी परिवर्तित किए जा सकते हैं, या उनमें बदलाव किए जा सकते हैं, या उनमें कोई विशेष उपबंध भी किए जा सकते हैं। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है संविधान के साथ। तो सरकार ने इसी से संबंधित 70वां संवैधानिक संशोधन कर दिया और कुछ और भूमि सुधार कानून बना दिए।
इसी बीच 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला आया। सज्जन सिंह जी राजस्थान के रहने वाले थे और वहाँ राजस्थान की सरकार भी यही भूमि सुधार कानून इम्प्लीमेंट कर रही थी और इसी के तहत उनकी ज़मीनों को भी एक्वायर कर लिया गया। तो सज्जन सिंह जी भी कोर्ट में गए। तो ये मामला भी संपत्ति के अधिकार से जुड़ा मामला था। और इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो अब आप समझ सकते हैं इन दोनों केसेस में कि शुरू में स्वतंत्रता के जैसे शुरुआती वर्ष थे उनमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय की सरकारों पर विश्वास किया, उस समय के नेतृत्व पर विश्वास किया और सरकार के पक्ष में अपने निर्णय दिए। अब धीरे धीरे समय बीता और भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत ही 1967 में एक नया मामला आ गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये पंजाब राज्य से संबंधित था और संपत्ति के अधिकार से संबंधित मामला था। तो गोलकनाथ दो भाई थे और इनके पास भी लगभग 400-500 एकड़ के लगभग ज़मीन थी और इन ज़मीनों को भी सरकार ने एक्वायर किया। थोड़ी सी भूमि आपके पास रहेगी, बाकी जो है आपसे लेकर दूसरे किसानों को बांट दी जाएगी। तो गोलकनाथ भाई भी अदालत में गए और वहाँ एक लंबे केस के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो ये था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात संवैधानिक संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब बच्चों आप यहाँ समझ रहे होंगे कि इस केस में जो निर्णय दिया वो पहले दो केसों से बिल्कुल उल्टा निर्णय था। पहले न्यायालय कह रही थी कि संसद संवैधानिक संशोधन द्वारा आपके अधिकारों को लिमिटेड कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार में उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोई संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकते। तो और न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में कोई परिवर्तन करेगी तो संसद का वह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार अस्वीकृत किया जा सकता है। और आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि इस केस में 11 न्यायाधीशों की बेंच थी और निर्णय 6-5 से हुआ, अर्थात 6 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे इस निर्णय के और 5 न्यायाधीश विपक्ष में थे। थोड़ा और समय बीता। इसी समय में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ और केसेस आए। ये केस भी नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट करने के आधार पर आए। जैसे उदाहरण के लिए आर.सी. कपूर बनाम भारतीय संघ मामला। तो ये आर.सी. कपूर जो थे इनका एक बैंक था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यानी कि पहले बैंक सारे प्राइवेट थे और सरकार ने सभी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया उनका। तो सारी बैंकों की संपत्ति जो थी वो सरकार की होने लगी। तो एक बैंक जिस व्यक्ति का था वो थे आर.सी. कपूर। तो वो अपने इस संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कोर्ट में गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा बैंक है और इसकी सारी संपत्ति मेरी है, ये सरकार इसे कैसे ले सकती है। और इसी प्रकार माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ एक और केस आया। ये केस प्रीवी पर्स से संबंधित था। प्रीवी पर्स पूर्व राजाओं को दी जाने वाली एक धनराशि थी जो उनसे रियासतें जब इकट्ठी की थी, जब देश आज़ाद हुआ था, तो उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको कुछ धनराशि हर महीने दी जाएगी। तो यहाँ भी सरकार ने वो प्रीवी पर्स देने से इनकार कर दिया। तो माधवराव सिंधिया जी कोर्ट में गए और यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। अब ये दोनों केसेस जो थे वो सरकार के अगेंस्ट जा रहे थे।
तो सरकार को लगा कि ये सभी निर्णय तो सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। तो इन अधिकारों में परिवर्तन किए बिना भारत सरकार के लिए समाज के समाजवादी प्रतिरूप, यानी कि जो हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए तो कोई भी पग उठाना तो हमारे लिए तो ये बड़ा असंभव काम हो जाएगा। इस तरह से यदि कोर्ट्स जो हैं वो आम आदमी के पक्ष में निर्णय देती रहेंगी और सरकार के खिलाफ होता रहेगा तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? तो अब सरकार ने एक और काम किया। सरकार ने इस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में 24वां संवैधानिक संशोधन किया और उसमें लिख दिया कि संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय समेत संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है और अनुच्छेद 13 की व्यवस्था इस पर लागू नहीं होगी। अर्थात मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा। और इसी के तहत उन्होंने 25वां, 26वां, 29वां संवैधानिक संशोधन भी किया जो मौलिक अधिकारों से ही जुड़ा हुआ था। अब बहुत सारे संशोधन करने के बाद एक और केशवानंद भारती मामला फिर से कोर्ट में आया। अब केशवानंद जी जो थे वो एक साधु संत थे। केरल सरकार के खिलाफ ये कोर्ट में गए। केरल की सरकार भी भूमि सुधार कानूनों के तहत उनका जो मठ था केशवानंद जी का, उसकी ज़मीन को एक्वायर उन्होंने कर लिया और केशवानंद भारती जी अदालत में गए। और इस मामले में कहा जाता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा मामला है। 13 न्यायाधीश की पीठ का इसके लिए गठन किया गया था। 13 जजों ने इसका फैसला दिया था क्योंकि इस मामले में सरकार के 24, 25, 26 और 29 जो पिछले संशोधन उन्होंने किए थे और जो गोलकनाथ मामले में जो उन्होंने निर्णय दिया था, इन सब मामलों को चुनौती दी गई थी। तो क्योंकि अब गोलकनाथ जी का मामला जो था 11 जजेस ने सुनाया था, तो अब उसको रिव्यू करने के लिए ज़्यादा जजों की ज़रूरत पड़ी। मतलब अब इस बार 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया। इस अब तक की सबसे बड़ी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में ये कहा गया, ये निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया था और इसमें ये कहा गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की आवश्यकताओं यानी कि इसेंशियल फीचर्स या इसके मौलिक ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता हो। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि केशवानंद भारती जी हालांकि केस हार गए, लेकिन इस केस के द्वारा सरकार को एक नई दिशा मिली और अदालत ने बड़ा स्पष्ट किया कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप संविधान की आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। आप संविधान के मौलिक ढांचे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई अवधारणा दी जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर को उस समय तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या मामले आएंगे ये सरकार अदालत एकदम से नहीं बता पाई, लेकिन धीरे धीरे दूसरे केसेस में अदालत इन विषयों को जोड़ती गई कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप ज़रूर समझें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि न्यायालयों ने बताया कि सबसे पहले भारत में कानून का शासन होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथ्वीकरण का सिद्धांत मतलब राज्य और केंद्र की शक्तियों का पृथ्वीकरण, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये जो है ये सब जो है हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत संरचना है। तो जो भी निर्णय सरकारों द्वारा अब लिए जाते हैं वो इस सब विषयों को सामने रखकर ही लिए जाते हैं।
तो इन सब निर्णयों से आप इस बात से समझ रहे होंगे कि संविधान के व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। थोड़ा और समय बीतता है, मौलिक अधिकारों में ही एक जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की जब अवहेलना सरकार द्वारा की गई तो मेनका गांधी जी कोर्ट में गई और 1970 का ये मामला है। 1970 में मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिया। तो मेनका गांधी जी ने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस मामले में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर बात उठाई गई। तो ये जो अधिकार था ये सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। तो यहाँ ये एक विशेष बात है कि इस निर्णय के अस्तित्व में आने से पहले अदालतों को किसी भी कानून पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे वह कानून के अनुकूल हो या ना हो, चाहे वह जीवन के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन का मामला हो या मनमानी या दमनकारी कानून हो। लेकिन अदालतें कोई प्रश्न नहीं उठा सकती थी। लेकिन मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभावी रूप से मतलब था कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून की उचित प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाए। बाद में एक और निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। इसी प्रकार एक अन्य केस मिनर्वा मिल केस का निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 का संतुलन बिगाड़ने वाली हर बात को संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट करने वाला और असंवैधानिक माना जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत अपने आप को ठोस समीक्षा की शक्ति देकर न्यायालय ने पर्यवेक्षक से संविधान के प्रहरी का रूप धारण कर लिया। मतलब अब न्यायालय केवल मात्र संविधान को देख ही नहीं रही हैं, बल्कि संविधान की रक्षा भी कर रही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय समय पर मौलिक अधिकारों पर जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं उनका न्यायालयों ने बहुत ही सीधे व स्पष्ट रूप से निराकरण किया है और अपनी पुनर्निरीक्षण की शक्ति को भी बनाए रखा है। यहाँ एक और केस को डिस्कस करना ज़रूरी है और वो केस था हमारा शाहबानो केस। आपके पाठ्यक्रम में भी ये दिया गया है। तो शाहबानो केस, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी और इंदौर की रहने वाली थी। लगभग 40 वर्ष की शादी के बाद इनको इनके पति ने तलाक दे दिया। इनके 5 बच्चे थे। अब उन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, तो इसके लिए कोर्ट गई कि भाई मैं अभी भारत की ही एक नागरिक हूँ और मुझे जो है अपने पति से भरण पोषण की राशि दिलवाई जाए। तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम इस मामले का नाम था और शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। और ये केस जो था इसकी अहमियत न्यायिक इतिहास में तो है ही, लेकिन हमारी राजनीति के इतिहास में भी इस केस की बहुत महत्ता है। और ये कहा जाता है कि ये केस एक ऐसा केस था जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया था और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति इसी मामले के बाद से शुरू हो गई थी। तो हुआ क्या कि जब शाहबानो को तलाक दे दिया गया और वो कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है और मेरे 5 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण मेरा पति मुझे दे। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत वो जो है कोर्ट गई और न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया कि ठीक है भाई,
इनका पति इनको भरण पोषण का भत्ता दे। लेकिन उनके पति ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी और अंततः ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। तो शाहबानो के पक्ष में ये जो फैसला आया था, न्यायालय को इस फैसले का भारी विरोध सहन करना पड़ा और इसका जो विरोध था वो धर्मनिरपेक्षता के अधिकार के अंतर्गत हुआ। और उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी सरकार जो थी वो मुस्लिम धर्म गुरुओं के दबाव में आ गई। मुस्लिम धर्म गुरु कहने लगे कि हमारे धर्म के खिलाफ है ये बात, और न्यायालय जो है उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे धर्म के बारे में कोई भी निर्णय दे। तो जब दबाव ज़्यादा बढ़ा तो राजीव गांधी सरकार ने दबाव में आकर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास कर दिया और इस अधिनियम के जरिए सरकार ने शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। इस निर्णय में तमाम मुस्लिम संगठन इस फैसले का विरोध करने लग गए थे। उनका कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ शाहबानो जीत कर भी हार गई, क्योंकि सरकार ने न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था। अब अंत में एक और बात जो मैंने आपको पहले बताई 9वीं अनुसूची के विषय में। अब ध्यान दें आप कि 12 जनवरी 2007 को 9वीं अनुसूची के विषय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। 9वीं अनुसूची क्या थी? 9वीं अनुसूची थी कि सरकार कुछ ऐसे मामले 9वीं अनुसूची में डालती है जहां पर न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति नहीं दी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी अपना निर्णय लिया 12 जनवरी 2007 को और कहा कि संसद द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में अंकित कानून यदि संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है तो ऐसे कानूनों को भी रद्द किया जा सकता है।